वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। अपनी एनसीईआरटी निकालो और एक नोटबुक निकालो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं आपका अनदर चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको बता दूंगी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है एनसीईआरटी का? एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स हाई यील्ड। कोई भी एक मेथड बताना है जिसमें हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। एक तो नेचुरल मेथड होगा जिससे प्लांट्स अपने आप फर्टिलाइज कर रहे होंगे, एंथर्स पॉलन ग्रेन्स बनाकर दूसरे स्टिग्मा के ऊपर भेज रहे होंगे और नेचुरली पॉलिनेशन हो रही होगी। अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ये काम ना हम मैनुअली भी कर सकते हैं। हम प्लांट्स की ब्रीडिंग खुद भी करा सकते हैं और हम ब्रीडिंग उन स्पेशल प्लांट्स की कराएंगे जिनके अंदर हमारी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इफ देयर आर सम पॉलन ग्रेन्स, उन वाले प्लांट्स के जिसके मैंगो बहुत मीठे हैं या फिर कौन सी ब्रीड मुझे चाहिए वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ और फिर मैं क्रॉसिंग करा सकती हूँ। तो अगर मैनुअली ये काम हो जाए ना, यानी कि फार्मर्स की इन्वॉल्वमेंट से, पीपल की इन्वॉल्वमेंट से, तब प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ज्यादा बढ़ेगी। सो बाय व्हाट इज द मेथड? एक्सप्लेन एनी वन मेथड। आपको कोई भी एक मेथड बताना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। So by performing या by plant breeding, plant breeding को और क्या क्या लिख सकते हैं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग, या फिर हम लिख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। So these are सर्टेन मेथड जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होने वाला है? वी कैन चूज डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। वी कैन चूज डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मतलब हमारी इच्छा वाले। सो वी कैन चूज डिजायर्ड प्लांट्स। So by plant breeding we can increase प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं? गुड क्वालिटी सीड्स यूज कर सकते हैं। अगर हम सॉइल को अच्छे से फर्टिलाइज करेंगे, मैन्योर्स वगैरह डालेंगे, सॉइल के अंदर भरपूर न्यूट्रिएंट क्वालिटी होगी ना, तब भी जाकर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। सो हमने यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिखा है? बाय प्लांट ब्रीडिंग। और अगर प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाना है तो हम डैमेज को कम कर सकते हैं। जितनी भी चीजें आपको ध्यान में है कि आप किस तरीके से अपनी क्रॉप को बेहतर बना सकते हो, वो सारी चीजें प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगी। तो आप कोई भी पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वाई आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड? तो आपको इनके एडवांटेजेस लिखने हैं कि फील्ड के अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को क्यों ऐड किया जाता है। तो देखो ध्यान से, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें ना, मैन्योर्स एक तरीके से नेचुरल मेथड है। जो भी हमें नेचुरल वेस्ट मिलता है वो हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं। वो किचन का वेस्ट हो सकता है, काउ डंग हो सकता है। सो मैन्योर्स इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से गए हैं हमें एग्जैक्टली वो नहीं पता है, बट हमें इतना पता है कि इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर द सॉइल। सॉइल को एनरिच कर दिया न्यूट्रिएंट से। किचन का वेस्ट आ गया उसके अंदर, तो जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, वो उसको ब्रेक करेंगे और सॉइल को एनरिच कर देंगे, भरपूर कर देंगे बहुत सारे न्यूट्रिएंट से। वहीं पर अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स की, तो एक्चुअली ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, हमने मैन्योर्स डाल दिए, नेचुरल मेथड है, बहुत अच्छी बात है। सो उसके अंदर हमें ये नहीं पता कि कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में गया है सॉइल के अंदर। हो सकता है हम बहुत ज्यादा मैन्योर्स तो डाल रहे हैं, बट प्लांट का फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट फूड जो कि है नाइट्रोजन, उसकी कमी रह गई। मैन्योर्स के अंदर नाइट्रोजन उतना ज्यादा नहीं था एंड प्लांट्स के लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब हमें जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर्स ऐड करने की। फर्टिलाइजर्स की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा अमाउंट में डाल सकते हैं। अगर मुझे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये ज्यादा अमाउंट में अगर सॉइल के अंदर डालना है तो मैं फर्टिलाइजर्स प्रेफर करूंगी। यूरिया लेकर आते हैं हम मार्केट से, अमोनियम फॉस्फेट, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं जो हम सॉइल के अंदर डालते हैं, जिससे पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी भी पूरी हो जाती है। मैं अपनी फील्ड के अंदर सिर्फ मैन्योर्स डालती रहूंगी तो बहुत नहीं रहेगा।
तो इसका एडवांटेज क्या है, न्यूट्रिएंट ऐड करेगा एंड इट इज अ नेचुरल मेथड, इसमें कोई केमिकल्स नहीं गए हैं। वेयरएज इफ वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स, वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देगा। पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी अमाउंट को कंप्लीट रखेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि ये जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं ये फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। चलिए बच्चों आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इंटरक्रॉपिंग क्या क्या बेनिफिट्स है। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, मान लो ये अगर हमारी फील्ड है तो यहाँ पर हमने एक क्रॉप ग्रो किया, फिर यहाँ पर हमने दूसरा क्रॉप ग्रो कर दिया, फिर वही वाला पहले वाला, मतलब हमने ना एक ही साथ एक ही फील्ड पे बहुत सारे क्रॉप्स की लाइन बना दी है। यहाँ पर कैबेज ग्रो कर रही है तो साथ में फिर व्हीट ग्रो कर रहा है। ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा कि सॉइल के अंदर कौन कौन सी एक साथ जा सकती हैं, बट हम एक तरीके से रोज बना देते हैं, लाइंस बना देते हैं अलग अलग क्रॉप्स की। इससे फायदा क्या क्या होगा, देखो दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो किए जा सकते हैं फील्ड के ऊपर। सेकेंड, अगर एक क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई किसी वजह से, पेस्ट की वजह से या कोई और रीजन की वजह से, तो बाकी क्रॉप्स बच सकती है, फार्मर्स को 100% लॉस नहीं होगा। देन गिव्स हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ज्यादा निकल कर आएगी क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा कम हो रहा है। देन कमिंग टू क्रॉप रोटेशन, इसमें क्या होता है कि ना एक बार कोई क्रॉप ग्रो कर ली, उसके बाद उसी क्रॉप को फिर से ग्रो नहीं करेंगे, कोई दूसरी क्रॉप लेकर आएंगे वो ग्रो करेंगे, फिर कोई तीसरी क्रॉप, उसके बाद ये 3 फिर से हम रिपीट कर सकते हैं। तो क्रॉप रोटेशन यानी कि एक ही क्रॉप लगातार एक ही फील्ड पर नहीं जा रही है, अलग अलग क्रॉप जा रही हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम सेम क्रॉप को बार बार एक ही फील्ड के अंदर डाल देते हैं ना, तो मान लो उन वाले क्रॉप्स का फेवरेट फूड था फास्फोरस, तो वो फास्फोरस उस सॉइल से खत्म हो जाएगा क्योंकि बार बार हम सेम ही क्रॉप को डाल रहे हैं। अगर हम अलग अलग लेकर आए, किसी को नाइट्रोजन पसंद है तो किसी को कोई और न्यूट्रिएंट पसंद है, न्यूट्रिएंट्स रिटेन्ड रहते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। देन सेव टाइम्स ऑफ फार्मर, फार्मर का टाइम बचता है, अलग अलग वेराइटी मिल जाती है फार्मर को, उनका बिजनेस बढ़ सकता है। विगर ऑफ क्रॉप इज नॉट लॉस्ट, एक ही क्रॉप एक ही फील्ड पर बार बार ग्रो करने से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ पाता। ये हाई यील्ड वाला आप इसमें भी लिख सकते हो पॉइंट, विगर ऑफ क्रॉप इज नॉट लॉस्ट एंड हाई यील्ड प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस। सो ऐसे करके आप लिख सकते हो इसके अंदर। ये 2 बेनिफिट्स हो गए। आपको इसमें से ये देखना होगा कि कॉम्बिनेशन किसका बेस्ट बैठ रहा है। फार्मर्स ये दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज इट यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जेनेटिक मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं, तो जब हम जीन्स को इंट्रोड्यूस करा दे एक प्लांट के अंदर, देन इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मैनिपुलेशन, कि हमने जीन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ करी है। अब जब जीन्स को हम चेंज करते हैं तो क्या होता है ना, हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डाल सकते हैं। ये कब किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो प्लांट्स हैं उनकी ना हाइट अच्छी नहीं है, मेरे पास एनिमल्स भी हैं जिनको मुझे खाना खिलाना है और मेरे पास क्रॉप्स भी है, तो मैं क्या चाहूंगी कि मेरे जो क्रॉप्स हैं उनकी हाइट बहुत अच्छी हो, सो दैट उनकी स्टेम जो बचेगी, क्रॉप्स की जो स्टेम होगी वो मैं अपने एनिमल्स को फीड करा दूं। बाकी जो सीड्स वगैरह होंगे वो तो वैसे भी ग्रो कर रहे हैं। और अगर मेरे पास एनिमल फील्ड नहीं है, एनिमल्स नहीं है, उनको फूड फीडिंग नहीं करानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, शॉर्ट हाइट वाले प्लांट्स प्रेफर करूंगी। सीड्स तो अच्छे से ग्रो करे बट जो स्टेम न्यूट्रिशन ले रही है वो सेव हो सके। तो आपने देखा कि अलग अलग चॉइसेस हो सकती है लोगों की या फार्मर्स की कि उनको कौन सा कैरेक्टर चाहिए। अब इस कैरेक्टर को हम अपनी हेल्प से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बाय जेनेटिक मैनिपुलेशन। जीन्स का ही तो खेल है, अगर मैं उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन डाल दूंगी, ग्रोथ वाला जीन डाल दूंगी तो प्लांट्स ग्रो करने लग जाएंगे। अगर मैं ग्रोथ वाले जीन की एक्टिविटी थोड़ी सी कम कर दूंगी तो वो कम हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो या सोच सकते हो। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपने बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा कॉटन का प्लांट है जिसके अंदर ना इंसेक्ट नहीं लगते। देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद फार्मर्स की कॉटन की फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा ना इंसेक्ट्स लग जाते थे और वो उसको खा जाते थे, फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता था। फिर किया गया जेनेटिक मैनिपुलेशन, जिसमें एक ऐसा जीन डाला गया जो प्रोटीन बनाएगा। वो जीन एक ऐसा प्रोटीन बना रहा था उस कॉटन के अंदर
कि इंसेक्ट उसको जब खाएगा तो इंसेक्ट मर जाएगा, बट और कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं थे उसके, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को हार्म कर रहा था जो उसको यूज करने वाले हैं कॉटन को, उसके और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे। सो हेल्पफुल हो गया नहीं, फार्मर्स को कितना फायदा हो गया कि वो वाला इंसेक्ट अगर उसको खा रहा है तो सिर्फ वही मर रहा है। सो दिस इज द यूज ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, कि हम जेनेटिक्स को यूज करके थोड़ा सा प्लांट को चेंज कर देते हैं, जीन्स का ट्रांसफर कर देते हैं। So how is it is useful in agricultural practices? First of all, what is genetic manipulation? Let's write down the answer. चलिए बच्चों डेफिनेशन देखते हैं। जेनेटिक मैनिपुलेशन इंट्रोड्यूसिंग डिजायर्ड जीन्स इन प्लांट्स, मतलब जो भी अच्छे जीन्स है जो हम चाहते हैं जीन्स वो डाल सकते हैं इंटरब्रीडिंग या फिर क्रॉस ब्रीडिंग के टाइम पे। और इसके यूजेस क्या क्या हो गए, क्वालिटी हम इंप्रूव कर सकते हैं जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके बाद हाई रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल चेंज, अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है तो भी हमने उसके अंदर ऐसा जीन डाला हुआ है कि वो उसको झेल जाएगा, उसको बेयर कर लेगा उस वाले एनवायरमेंटल चेंज को। तो हाई रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल चेंज। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको स्टेम वाला एग्जांपल दिया था, स्टेम की हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं जीन्स की हेल्प से। डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। डिसीज रेजिस्टेंट प्लांट्स डाल सकते हैं जैसे कि बीटी कॉटन जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर एक ऐसा हमने जीन डाला है जो इंसेक्ट को किल कर देता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स जेनेटिक मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर। स्टोरेज ग्रेन मतलब अब हमने हार्वेस्टिंग कर ली, हम ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए रख रहे हैं, तो हमने स्टोरेज के टाइम पे क्या देखा, दैट लॉस हो जाता है फार्मर्स को। कैसे होता है, सो देयर आर टू फैक्टर्स जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। फर्स्ट इज एबायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड वन आर बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमारा स्टोरेज जो है वो खराब हो सकता है। क्या क्या स्टोरेज खराब हो सकता है, देखो हमारे क्रॉप्स जो है वो खराब हो गए, उनके अंदर फंगस लग गए, है ना, हो सकता है ऐसा। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब यही है। नाउ लेट्स सी, देखो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स, टेम्परेचर चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी आ गई, है ना, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होगा, रेन आ गया, ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर कंटेंट बढ़ जाता है तो फंगस वगैरह ज्यादा लग जाती है और ग्रेन डैमेज हो जाती है। रेन आ गया तो स्टोरेज वाले टैंक्स के अंदर पानी भर जाता है, या फिर जो भी गैराज वगैरह होते हैं जहाँ पे फार्मर्स अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, वहां पर रेन होने की वजह से, फ्लडिंग की वजह से भी जो ग्रेन्स को संभाल कर रखा हुआ है वो खराब हो सकती है। ह्यूमिडिटी, रेन, बहुत ज्यादा ड्राई पड़ सकता है तो ड्राई कंडीशंस, बेसिकली टेम्परेचर की वजह से, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरी करता है तो हमारे ग्रेन्स को लॉस होता है। इसके अलावा अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, मतलब जो लिविंग फैक्टर्स हैं, तो इसके अंदर तो बहुत लंबी लिस्ट होने वाली है। रॉडेंट्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी की सारी चीजें डैमेज कर सकती है ग्रेन्स को। सो दीज आर द बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग थिंग्स, एंड दीज आर द एबायोटिक फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारे ग्रेन्स को लॉस हो सकता है। याद हो जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट्स फार्मर्स। कैसे अगर गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस मतलब अगर कोई फार्मर है और उसके पास एनिमल्स है जिनको वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिससे वो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। एनिमल से हमें क्या क्या मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, जो मिल्क से एनिमल्स होते हैं उनसे हमें मिल्क मिल सकता है, मीट वगैरह मिल सकता है, एग्स मिल सकते हैं। सो दीज आर द थ्री मेन प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल्स से मिलेगा। अब हमें अगर इनका प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो वो कैसे बेनिफिट कर रहा है अगर फार्मर अच्छी प्रैक्टिसेस को इनकलकेट करते हैं। जैसे अगर कोई फार्मर है तो वो अगर क्रॉस ब्रीडिंग करा रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि एक तो हमारे पास हो गई लोकल ब्रीड जो कि इंडिया की काऊ या बफेलो है, एक हो गई हमारे पास फॉरेन ब्रीड जिसको हम लेकर आए हैं, और हम उन दोनों की अगर क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं ना
तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्योंकि एक क्वालिटी होगी जो इंडियन ब्रीड की अच्छी है, एक क्वालिटी ऐसी होगी जो फॉरेन ब्रीड की अच्छी है। तो दोनों क्वालिटीज को मिक्स करके अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे तो ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट विल बी गुड। सो दीज आर प्रैक्टिसेस। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये प्रैक्टिसेस करने के बाद बेनिफिट क्या हुआ फार्मर्स को, तो क्या बेनिफिट होगा? ऑफ कोर्स प्रोडक्शन बढ़ गई है हर एक चीज की, प्रोडक्शन ऑफ क्या क्या मिलता है हमें एनिमल से? मिल्क, एग्स एंड मीट, यही तीन चीजें मिलती है ना। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग्स एंड मीट कैन बी इंक्रीज्ड अगर अच्छे से डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस की जा रही हैं तो। दूसरा उनका बिजनेस है, ये वो सेल करते हैं मार्केट में, तो उनका इकोनॉमिक लेवल पर बेनिफिट होने वाला है। विल हेल्प देम इकोनॉमिकली। एक और चीज याद रखना बच्चों कि जब हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं ना, तो जो एनिमल है उसकी खुद की ब्रीड भी इंप्रूव होती है। सो इंप्रूवमेंट इन ब्रीड, सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस या यूजेस जो कि फार्मर्स को होते हैं अगर वो अच्छे से डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस को यूज करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है, चलो देख लेते हैं। वही बेसिक पॉइंट्स, कैटल फार्मिंग जो फार्मर्स कर रहे होंगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। अभी हमने पहले देखा कि हमें अच्छे अमाउंट में मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, राइट। उसके बाद और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि ये जो ड्रॉट एनिमल्स है, सी क्रॉस ब्रीडिंग हो रही होगी, तो क्रॉस ब्रीडिंग में जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो इंक्रीज हो रहा होगा, या फिर मिल्क है या फिर मीट है। उसके बाद जो आगे कंटिन्यूअस ब्रीडिंग होगी, बर्थ होगा नए कैटल्स का, सो क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी अगर डोमेस्टिक अच्छे से हो रही है तो। अगर पुअर कंडीशंस में काउज या बफेलोस को रखा हुआ है तो जो नए काउज और बफेलोस प्रोड्यूस होंगे उनकी भी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं होगी और क्वालिटी खराब आएगी। बट अगर अच्छी हेल्दी कंडीशंस में हम काउज और बफेलोस को रख रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अच्छी डोमेस्टिक प्रैक्टिसेस करना, तो अगर हम अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, उनको सारा फूड अच्छे से दे रहे हैं, देन जो नए काउज और बफेलोस आएंगे उनकी क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क या हाई यील्ड ऑफ मिल्क, हाई यील्ड of milk and meat can be produced. Next point, improves in breeding of draught animals. So these are the advantages of cattle farming. याद रहेगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैटल फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है। Your next question is for increasing production, what is common in poultry, fisheries and beekeeping? पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? जब बर्ड्स को ग्रो कराएं, डोमेस्टिकली ग्रो कराएं। फिशरीज का मतलब क्या होता है? जब फिश कल्चर करें, फिशेस को ग्रो कराएं, या फिर फिश को जब कैप्चर करके आते हैं ना सी से या फिर कोई भी वाटर बॉडी से, तो भी उसको फिशरीज बोलेंगे। देन बी कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम बीज को ग्रो कराएं फॉर हनी प्रोडक्शन एंड अदर थिंग्स। सो वो बोल रहा है इनका प्रोडक्शन बनाने के लिए इन तीनों में कौन सी ऐसी कॉमन चीज की जाती है, तीनों में ऐसा कौन सा सेम प्रोसेस यूज किया जाता है? सो द आंसर इज क्रॉस ब्रीडिंग। क्या होगा आंसर? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने अलग अलग स्पीशीज उठाई, स्पीशीज नहीं, हमने अलग अलग वैरायटी उठाई और उनको क्रॉस कराया। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक हमने ले ली इंडियन ब्रीड और एक हमने एग्जॉटिक ब्रीड ले ली, यानी कि फॉरेन ब्रीड ले ली। अगर हम इंडियन ब्रीड्स में ही क्रॉस करा रहे हैं और फॉरेन वाले फॉरेन ब्रीड्स में ही क्रॉस करा रहे हैं तो इतनी अच्छी वैरायटी नहीं आएगी,
ज्यादा अच्छी वैरायटी आएगी क्रॉस ब्रीडिंग से, क्योंकि हमने दोनों अच्छी क्वालिटीज वाले को क्रॉस करा दिया। सो क्रॉस ब्रीडिंग इज द प्रोसेस जिसमें प्रोडक्शन तीनों में बढ़ सकता है, बर्ड्स में, फिश में एंड हनी प्रोडक्शन के लिए बी कल्चर के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैप्टिव फिशिंग, मरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। तो ये तीनों में डिफरेंसेस पूछा हुआ है उसने। कैप्टिव फिशिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमने फिशिंग करी कोई भी नेचुरल सोर्स के अंदर, या तो वो पॉन्ड हो सकता है, सी वाटर हो सकता है, या एस्चुअरीज हो सकता है। वहीं पे मैरीकल्चर को कैसे याद रख सकते हो कि मरीन वाटर के अंदर हमने फिशिंग करी है, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स, या जितना भी सी फूड वगैरह होता है ना, मोलेट्स वगैरह, वो इसी के अंदर कल्चर किए जाते हैं, यानी कि मरी कल्चर के अंदर आ जाते हैं। मरीन से याद रख सकते हो आप मरी कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के ही तो टाइप्स है। एक्वाकल्चर मतलब दोनों में किया जाए, फ्रेश वाटर में भी करे एंड मरीन वाटर के अंदर भी करे। सो दिस इज एक्वाकल्चर। यही बेसिक डिफरेंस आपको देना था कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर और एक्वाकल्चर के अंदर। सो दैट्स इट बच्चों, यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इतने इजी क्वेश्चन आंसर से इसके। आई होप आपको समझ आया होगा। वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो। इसके आंसर्स लिख लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।